Hello viewers, today I will discuss with you how to flourish in the law field. आप में से बहुत लोगों की ये दिली ख्वाहिश होगी कि अपना कैरियर लॉ फील्ड में बनाए, बट इट इज़ नॉट वेरी इजी. Once you want to choose the field of law, then naturally you have to do more studies. This is a field where you cannot stop studying daily, regularly. रोज पढ़ना है. Every day, the Supreme Court, the High Courts, they are delivering so many judgments, so many decisions are there on different issues, on different aspects. And without going through those judgments, it becomes very tough. बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ये कि आप उस पे अपने आर्ग्यूमेंट्स को किस तरह बेस करें, हाउ टू ड्राफ्ट, हाउ टू राइट. दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर ए lawyer, for a person who wants to be in law field. So first of all, I would like to inform you as to where will you find the judgments or decisions. कहते हैं ना, AIR में जजमेंट है, SCC में जजमेंट है. So you must know where these judgments are reported, published, and also available on the websites, official websites of the Supreme Court, of the High Courts, and otherwise also very many private websites and private agencies. They are also giving you the judgments delivered by the Supreme Court or the High Court on daily basis. Once upon a time, when we were not so technologically advanced, to get a judgment of the Supreme Court, it took minimum 15 days to 1 month. The cases were used to published in Supreme Court cases, in All India Reporter, in Supreme Court Weekly, Judgment Today. These are the names of various reports and journals जहाँ पर केस पब्लिश होते थे, छपते थे, रिपोर्ट होते थे. And to know as to what the court has said in a particular case, one has to go through the entire judgment. पूरा जजमेंट पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा कि क्या लिखा है उसमें. But with the advancement of science and technology, what we feel that the size of the judgments is also being enhanced. बहुत बढ़ गया है. जो जजमेंट पहले 15 पेज, 20 पेज, 8 पेज, 100 पेज तक के हुआ करते थे, अभी जजमेंट्स 800 पेज, 900 पेज, 1000 पेज तक के. And if I say that you read the entire judgment of 1000 pages or more than 1000 pages, then naturally it would take more time. And when it would take more time, then what to do? How to reach the real ratio of the case as to what is the judgment in that court. And for that, उसके लिए क्या करना है हमें? जजमेंट तो हमें देखना ही पड़ेगा, लेकिन उस जजमेंट को पढ़ने के कुछ तरीके हैं. जब आप जजमेंट देखेंगे, चाहे वो आप वेबसाइट से लें, ऑफिशियल वेबसाइट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स की, या आप अदरवाइज किसी प्राइवेट वेबसाइट से लें, या फिर आप रिपोर्ट में देखें, जो मैंने अभी आपको नाम लिए, SCC जिसको सुप्रीम कोर्ट केसेस कहते हैं, AIR जिसको हम ऑल इंडिया रिपोर्टर कहते हैं, जजमेंट टुडे, अलग अलग तरीके के केसेस जहाँ छपते हैं.
जैसे लेबर का है तो लेबर के केसेस छपते हैं, मैट्रिमोनियल केसेस अलग छपते हैं, स्टेट के केसेस अलग छपते हैं, ट्रिब्यूनल्स के केसेस अलग छपते हैं. तो देर आर नंबर ऑफ जर्नल्स एंड रिपोर्ट्स जहाँ पे केस छपते हैं. Now, once we have to decide as to what judgment we have to go through, हमें कौन सा judgment पढ़ना है, and then we'll find that judgment. तो जब हम जजमेंट देखते हैं तो सबसे पहले हमें उसमें क्या दिखाई देता है? कोर्ट का नाम कि किस कोर्ट ने इसको डिसाइड किया, साइटेशन होता है. कई बार सुना होगा पढ़ते पढ़ते, जो भी एलएलबी के बच्चे हैं, एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में आए हैं, लॉ बिल्कुल नया सब्जेक्ट है उनके लिए, तो टीचर पढ़ाते पढ़ाते कहता है AIR 1929 PC प्रीवी काउंसिल, यह कहता है AIR 1950 SC सुप्रीम कोर्ट 27 AK गोपालन. So what is this AIR 1950 SC and 27? तो AIR तो नाम है उस रिपोर्ट का जिसको हम कहते हैं ऑल इंडिया रिपोर्ट. 1950 ईयर जिसमें जजमेंट दिया गया. SC सुप्रीम कोर्ट, SC की जगह आप पढ़ेंगे कई बार ALL इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है, MAD मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट है. इसी तरीके से स्टेट्स के जो अपने हाई कोर्ट्स हैं उनके जजमेंट के लिए इसी तरीके से रिपोर्ट होता है AIR ब्ला ब्ला जो ईयर है, देन द नेम ऑफ द पर्टिकुलर हाई कोर्ट, एंड देन अ नंबर इज गिवन, एक नंबर दिया जाता है 215 521. तो क्या है ये? दिस इज द पेज नंबर. ये क्या है? पेज नंबर है कि जिस पेज नंबर पे वो जजमेंट छपा है. तो AIR 1950 सुप्रीम कोर्ट SC 27, ये है साइटेशन. केस कौन सा छपा? AK गोपालन. फॉर एग्जाम्पल, जब हम केस में अंदर और बढ़ते हैं तो देखते हैं पार्टीज के नाम हैं. कई बार क्या होता है, जब आप पार्टीज के नाम देखते हैं तो कहीं लिखा होता है अपीलेंट, कहीं पिटिशनर, कभी प्लेंटिफ, प्लेंटिफ डिफेंडेंट, अपीलेंट रेस्पोंडेंट, पिटिशनर. तो इनमें क्या अंतर है कोई, या बस यूं ही लिख लिया गया है? नहीं, इसमें अंतर होता है. ये सब अलग अलग है और उसके लिए फिर हमें जानना पड़ेगा कि एक सूट क्या होता है और एक रिट पिटिशन क्या होती है, सिविल अपील और सिविल केसेस क्या है, क्रिमिनल केसेस क्या है, और इन सब के लिए हमें वो जजमेंट ही देखना पड़ेगा. जब आप जजमेंट पढ़ते हैं तो उसमें जजेस के नाम दिए हो. कई बार एक जज का नाम होता है, कई बार 2 जजेस का नाम लिखा होता है, 3 जजेस भी होते हैं. और इंडिया में तो जो हाईएस्ट बेंच बैठी है 13 जजेस की है अब तक की. तो अलग अलग नंबर में जजेस होते हैं, लेकिन जो नंबर होता है 2 जजेस के बाद जो बड़ी बेंच होती है उसमें जो नंबर होते हैं जजेस के वो इवन नहीं होते, ऑड होते हैं. 3 5 7 9 11. तो अगर कोई एक जज का नाम है जिसने जजमेंट दिया है तो उसको हम कहते हैं सिंगल बेंच जजमेंट. सिंगल बेंच, एक जज ने दिया. इसी तरीके से जब 2 जजेस का जजमेंट होता है तो उसको हम कहते हैं डिवीजन बेंच जज. फिर आप देखते हैं कहीं पर 3 जजेस के नाम लिखे हुए हैं, उस केस में 3 जजेस हैं, उनकी बेंच ने जजमेंट दिया है, तो वो 3 जजेस की बेंच को हम क्या कहते हैं? फुल बेंच जजमेंट. फुल बेंच का मतलब ये नहीं है कि कोर्ट में जितने भी जजेस बैठे हैं वो सब मिलके फुल बेंच होंगे. फुल बेंच 3 जजेस. और इसके बाद फिर जब 5 जज आते हैं तो उसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, संविधान पीठ. फिर 5 7 9 11 जो भी हैं वो सब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस होते हैं.
अब अगर एक से ज्यादा जज की बेंच है, 3 जजेस की फुल बेंच है या 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है, तो उसमें कई बार जो जजमेंट्स होते हैं, जरूरी नहीं है कि 5 जज या 7 जज बैठ के एक जैसा ही निर्णय कर ले, बहुत कम ऐसा होता है। अभी के.एस. पुत्तास्वामी का जजमेंट, जो कि राइट टू प्राइवेसी की बात करता है, 9 जजेस का जजमेंट था, और ये जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के द्वारा दिया गया, और इसको क्या कहा हमने, ये यूनानिमस जजमेंट। यूनानिमस मतलब सभी जजेस ने साथ में मिलके अपना जजमेंट दिया, सभी एक मत होके जजमेंट दिया, यूनानिमस जजमेंट। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है, जजेस डिवाइड होते हैं। तो अगर 7 जजेस का कोई केस डिसाइड किया जा रहा है 7 जजेस के द्वारा, इफ a bench is consisting of 7 judges and 4 judges says one thing, 3 judges says something different, they are not agreeing with the 4 judges, तो इसको हम क्या कहते हैं, जजमेंट इज डिवाइडेड इन मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी। मेजॉरिटी 4 जजेस, और जो उनसे सहमत नहीं हुए वो माइनॉरिटी में, तो ये माइनॉरिटी जजमेंट हुआ। कई बार हम देखते हैं कि माइनॉरिटी शब्द भी नहीं लिखा होता है, डिसेंटिंग जजमेंट है। कई बार लिखा होता है कि द जज कॉन्कर्ड बट गिव सेपरेट जजमेंट, अपना अलग से निर्णय दिया, उनके साथ कॉन्कर किया, जो उनका मेजॉरिटी का जो जजमेंट था उसके साथ अपनी सहमति जता दी, लेकिन एक सेपरेट अलग से अपना निर्णय लिया। तो जजमेंट जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कई तरीके के हमें ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। डिसेंटिंग जजमेंट है, कॉन्करिंग जजमेंट है, मेजॉरिटी जजमेंट है, माइनॉरिटी जजमेंट है, अलग अलग जजेस हैं, उनकी सेपरेट अपना व्यू पॉइंट्स है, बहुत सारी चीजें उन्होंने अपना एक सेपरेट जजमेंट दिया लेकिन मेजॉरिटी के साथ कॉन्कर कर लिया, मेजॉरिटी के साथ मिलके अपना उसमें उन्होंने दे दिया। तो क्या है कि जब जजमेंट लिखा जाता है तो उससे में अपना एक लॉजिक और रीजन देना जरूरी है। अगर हम लॉजिक और रीजन की बात कहें तो हो सकता है कि 2 अलग अलग जजेस एक ही कंक्लूजन पे पहुंचे, एक ही डिसीजन पे पहुंचे, लेकिन वहां तक पहुंचने का उनका रास्ता अलग, वहां तक पहुंचने का उनका रीजन अलग हो सकता है, उनका जो एक लॉजिक है वो अलग हो सकता है, इसलिए वो अपना सेपरेट लॉजिक देते हुए उस डिसीजन पर आते हैं। तो ये तो तरीका है कि हम किस तरीके से जजमेंट्स पढ़ सकते हैं, और उससे हम किस तरीके से रेशियो की मेन बात क्या कही गई है इस जजमेंट में उसको हम निकाल सकते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है कि कौन केस फाइल कर सकता है। जो हम केस फाइल करने की बात कहते हैं, जैसा मैंने कहा कि उसको हम वाद कहते हैं, सूट कहते हैं, और वेदर इट इज सेड टू बी दी रिट पिटिशन, क्या रिट पिटिशन है, सूट है, क्या है, कैसा है, ये जानना एक बहुत आवश्यक चीज है, कौन सूट फाइल कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी आपने देखा होगा कि एक केस जो कि किसी भी पार्टी ने कोर्ट में नहीं फाइल की, और कोर्ट ने स्वयं ही सो मोटो उसको डिसाइड किया। अभी कोविड का समय चल रहा है, कोविड-19, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें स्वयं ही निर्णय लिए जा रहे हैं, चाहे वो केसेस हों बच्चों की सुरक्षा के लिए, the child who are there in the care and protection homes, the women who are there in the government shelter homes. So the Supreme Court has taken the suo motu decision. Directions have been given. What to do, what not to do. इसी तरीके से कुछ environment
केसेस भी हैं. There are cases on environment where the Supreme Court has taken so much to cognizance. एक और चीज जो सामने आती है वो आती है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. As generally when you will be studying in your course paper, you will be made known that only the aggrieved party can file a suit. Only an aggrieved party can go to the court of law. But what about PIL, public interest litigation, also known as SAL, social action litigation? So, what is the legal principle? The legal principle speaks about locus standi. If you have the locus to stand before the court of law, only then you can go to the court. That the aggrieved party, जो पीड़ित पक्षकार है वही कोर्ट के सामने जा सकेगा. फिर ये PIL कैसे आई? इसके साथ ही साथ एक और चीज कि जब हम जजमेंट लिखते हैं अपनी आंसर बुक में, जब हम जजमेंट लिखते हैं किसी कंपटीशन में, जब हम जजमेंट लिखते हैं किसी पेपर पब्लिकेशन, तो इस सब में क्या अंतर होगा? हम किन चीजों को लिखेंगे, किन चीजों को छोड़ेंगे, ये सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी अपने अगले एपिसोड में. आज मैं सिर्फ आपको यही बताना चाहती हूँ कि लॉ की फील्ड चुनिए, ये आपको बहुत फायदे देती है. इसके कई विंग्स, आप हर तरीके से अपने आप को फ्लरिश कर सकते हैं. आप अपने को हर तरीके से समाज में एक अच्छी जगह दिला सकते हैं. और ये ज़रूरी है कि आज के समय में जहाँ सर्विसेज बहुत कम हो गई हैं, तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड बने. और LLB, LLM ये कुछ इस तरीके के ही कोर्सेज हैं. लॉ की फील्ड एक ऐसी फील्ड है जो दूसरों को एम्प्लॉयमेंट देगी. आप स्वयं अपने लिए खुद एम्प्लॉयमेंट ढूंढ लेंगे, आप अपने लिए खुद एम्प्लॉयड रहेंगे. So, thank you very much. Next time, meet you. Bye-bye.